तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एटम चैप्टर में जेई मेंस में कुछ आए हुए क्वेश्चंस। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, एनडीए में, एयरफोर्स में या मेंस में, एडवांस में, मेडिकल के तैयारी में, इंक्लूडिंग किसी भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इस पूरे वीडियो को देखें, समझें, सब चीज का कॉन्सेप्चुअल तैयारी हो जाएगा। अब तो मैथ का भी वीडियो आ रहा होगा, तो वीडियो मैथ का ही वीडियो, फिजिक्स का ही वीडियो देखेंगे। मैथ में जो चैप्टर से स्टार्ट किए गए हैं फंक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम चैप्टर में सभी बच्चे, अभी हम मेंस का जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे मेंस के क्वेश्चन मेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर अपने प्रोग्रेस पे जाएगा। तो इस बात का गारंटी है बाबू कि कॉन्सेप्ट के साथ मार्क्स स्कोरिंग, कंपटीशन निकालना, सब कुछ तुम लोग क्रैक करोगे। लेकिन उसके लिए वीडियो को रिपीट करना है, पूरा देखना है और बार बार देखना है। जो भी बच्चे, न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, वह बच्चे पीछे के सभी वीडियो को प्लेलिस्ट खोलकर देख लेंगे और जो भी दिक्कत होगा वह कमेंट में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है बाबू कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम नंबर n टू n-1, जहां n बहुत बहुत बड़ा है 1 से। मतलब n जो है वह 1 से इतना बड़ा है कि 1 उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। तो n से n-1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होगा। जैसा कि हम बताए थे कि हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो निश्चित तौर पर एनर्जी रेडिएट होता है या एब्जॉर्ब होता है। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर गिरता है तो निश्चित तौर पर एनर्जी रेडिएट होता है। उस रेडिएटेड एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है कि किनके प्रोपोर्शनल होगा। यह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यह जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कभी भी अगर ट्रांजिशन होता है तो बेस्ट फॉर्मूला मेरे लिए यही रहेगा। ध्यान दो बच्चों, 1/λ r 1/n2² माइनस 1/n1²। यही मेरा, अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट होता है और वह रेडिएशन एनर्जी इस वेवलेंथ के ही फॉर्म में होता है। लेकिन हमें तो निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो हम दोनों साइड c से मल्टीप्लाई करेंगे। c/λ rc 1/n2² माइनस 1/n1²। देखो बच्चों, c/λ ही फ्रीक्वेंसी होता है, यह बात ध्यान रखोगे। हम f से लिख रहे हैं, बहुत सारे बुक म्यू से भी लिखते हैं, हम f से लिख रहे हैं। तो rc n2 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट जा रहा है n-1 पर। स्टार्ट कहां से किया था? n से। यह मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो है मेरा rc वह n-1 का स्क्वायर और n², अगर हम एलसीएम लेते हैं तो n² माइनस n² माइनस प्लस 2n-1। क्या किए बच्चों? तो यह इधर मल्टीप्लाई होगा, यह इधर मल्टीप्लाई होगा। n-1 का होल स्क्वायर का n² माइनस 2n प्लस 1 होता है, माइनस लगा हुआ है तो सबका साइन चेंज कर गया, n² से n² कैंसिल हो गया। तो ध्यान दो बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो आया वह आया rc 2n-1 n² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस बात को बच्चों ध्यान दोगे कि दोनों पे स्क्वायर है तो टोटल पे स्क्वायर कर सकते हैं, n-1 इंटू n पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, और n-1 इंटू n करेंगे तो n² माइनस, सॉरी, यहां पे ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां आ गया मेरा n-1 का स्क्वायर इंटू n²। तो अब समझने वाला बात यह है बाबू कि 1 जो है वह n के कंपेयर में तो बहुत छोटा है। 1 जो है वह n के कंपेयर में तो बहुत छोटा है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके, क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है। तो हम लोग सिंस n इज वेरी लार्ज कंपेयर टू 1, इसलिए सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जिसमें 1 के तुलना में n बहुत बड़ा है,
2n माइनस 1 को हम लोग 2n ही लिख सकते हैं, क्योंकि n नेग्लिजिबल डिफरेंस कर पाएगा 2n में, क्योंकि n बहुत लार्ज दिया हुआ है। उसी प्रकार n माइनस 1 भी हम n लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान दोगे बच्चों कि अगर कोई बहुत बड़ा चीज है तो उसके कंपेयर में जो छोटा चीज है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा फ्रीक्वेंसी जो आया RC वह हो गया 2n, यहाँ n स्क्वायर और यहाँ n स्क्वायर, क्योंकि n माइनस 1 को तो अब n लिख रहे हो ना, तो n स्क्वायर तो n के पावर 4, एक n कैंसिल हो गया, तो RC 2n3। तो फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया n क्यूब के। तो फ्रीक्वेंसी जो हो के किसके प्रोपोर्शनल आया, तो 1/n3 के। यह क्वेश्चन हुआ, यह जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान दें, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। जेईई मेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में भ्रांतियां होती हैं कि वह सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। और न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है बाबू, तो थ्योरी का ही सिंपल रूप है। किसी भी बच्चा का अगर थ्योरी अच्छा है, सोच अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जरूर बना लेगा। इसलिए ध्यान दें और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि यह आपको बड़ा स्टूडेंट की ओर कन्वर्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं वो डरने के कारण अच्छी चीजें पढ़ने से छोड़ देते हैं। वही तो अपना फैसला लेना है, आप लोग को फैसला लीजिए कि हम आगे बढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मॉडिफाइड एज दिस, जहां बीटा कांस्टेंट है। मतलब ये इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई हाइड्रोजन की तरह एटम है जिसमें फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरा वाला फोर्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको मॉडिफाई करके कुछ और दे दिया गया है, जहां बीटा एक कांस्टेंट है। तो इस तरह का अगर फोर्स लगेगा तो उस समय nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हमें बताना है। लेकिन किस टर्म में बताना है, तो बोर्स रेडियस के टर्म में बताना है। बोर्स रेडियस मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोर्स मॉडल में। तो बोर्स मॉडल में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इतना a0 बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई m पाई e स्क्वायर आता है। तो क्वेश्चन देख के लड़का डर गया, पर क्या दे दिया, हम तो फोर्स दूसरा पढ़े हैं। तो देखो बाबू, कॉन्सेप्ट तो तुम पढ़े हो ना, कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इसको घुमाने के लिए एक फोर्स लगता है न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और वही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, जिसके कारण यह सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। यानी कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है वह अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। इसलिए जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है mv स्क्वायर, अब दिए गए फोर्स के बराबर हो गया, अब दिए गए फोर्स के बराबर हो गया बीटा बाई आर क्यू। थोड़ा लैंग्वेज कम लिख रहे हैं क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम कॉन्सेप्ट पर अब जोर दे रहे हैं, लैंग्वेज पे नहीं। इसके पहले सभी वीडियो में हम लैंग्वेज लिख कर क्वेश्चन बनाते थे। जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लैंग्वेज लिख कर ही बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखने का ही सोचना है। बोर्ड में मार्क्स स्कोरिंग करना है, मिनिमम मार्क्स फिजिक्स में एक टारगेट बनाना है कि हम 70 में 65 लाएंगे। मैथ में तो 100 का मैथ होता है कि मैथ में हम 100 लाएंगे। तो यह है बाबू सवाल। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में हमारा रेडियस का तो जिक्र है, लेकिन वेलोसिटी का तो कोई जिक्र नहीं है। तो वेलोसिटी हमको हटाना पड़ेगा। देखो बच्चों ध्यान दो, वेलोसिटी हमें हटाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हटाने के लिए मेरे पास एक सिस्टम है कि mvr nh/2π होता है, जिससे v बराबर nh/2πmr। अब यहां हम क्या सोचें, इस बातों को ध्यान दो बच्चों। हम सोचे कि हमारा सिस्टम बस सिंपल था, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
और एक फोर्स से जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ फोर्स को बदल दिया है तो वही फोर्स लिख दिए और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है mv²/r लिख दिए। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो वेलोसिटी हटाना है, तो वेलोसिटी हटाने के लिए mvr nh/2π लिख दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स को सेलेक्ट करता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। तो v निकाल लिए, इसलिए मेरा m nh/2π mr का होल स्क्वायर बाई r आ गया। तो यहां पे मेरा e² 4πε0, नीचे में मेरा RQ एलसीएम हो जाएगा बाबू r प्लस बीटा लिख देंगे। तो यहां से मेरा यहां से r² आया और यहां से r आ गया, यहां r² और यहां से r, तो RQ हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा m h² n² h² 4π² m² r का क्यूब। या r क्यूब कहां से आया, तो r² और r क्यूब बन गया। तो e² 4πε0 r³ r प्लस बीटा, हमें निकालना यही r है बाबू, हमको रेडियस ही निकालना है। तो RQ कैंसिल हो गया, देखो बाबू, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, देखो बाबू, 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो एक m से एक m कैंसिल हो गया। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आंसर हमें चाहिए वह a0 के टर्म में चाहिए। तो हम यहां से आगे देखते हैं, तो लिखते हैं r प्लस बीटा। देख लो बच्चों, कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल लॉजिक है। r प्लस बीटा ε0 h² n², ε0 इधर मल्टीप्लाई हो गया, m पाई यहां बचा हुआ है e², m पाई e²। तो देखो ε0 h² m पाई e², इतना तो a0 हो गया। तो r प्लस बीटा a0 n², इसलिए r जो मेरा मिला a0 n² माइनस बीटा है क्या ऑप्शन में, तो है C। तो C इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, फिर से क्वेश्चन समझ लो, इसमें क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, क्वेश्चन लड़का देख के डर जाता है। हाँ, एडवांस में मेंस में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तरीका से लिखता है, नए कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन बेसिक्स क्या है, बेसिक्स वही है कि जो जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे है वही mv²/r होगा। v हटाना था, v हटा लिए, r का वैल्यू निकालना था, निकाल लिए। 2-3 बार वीडियो देख लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली। जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बाबू, वो लिख लेना है। फिर से जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए यह सब न्यूमेरिकल्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही अपने कॉन्सेप्ट का एनालिसिस होता है, इसलिए बड़े न्यूमेरिकल्स को जरूर पढ़ना चाहिए। और बिलीव रखो, क्योंकि देखो बाबू, तुम लोग को आगे अपडेट होना है, तो इसलिए अपडेट करने के लिए पढ़ाई होता है, जहां है वहीं रहने के लिए नहीं पढ़ाई होता है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई होता है। 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया गया बोम्बार्ड करने के लिए किसी गैसियस हाइड्रोजन को रूम टेम्परेचर पे। ऐसा हम मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर अगर हाइड्रोजन है तो वह ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब n बराबर 1 पे होगा। n बराबर 1 पे कोई हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए। तो देखो इतना एनर्जी लेके होगा क्या हाइड्रोजन का, तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होगा, और एक्साइटेड होके अलग अलग ऑर्बिट में जंप करेगा और फिर वह वापस आएगा। तो जब वापस आने के क्रम में वह सीरीज छोड़ेगा, स्पेक्ट्रम सीरीज छोड़ेगा, स्पेक्ट्रा छोड़ेगा। तो निम्नलिखित में से, नीचे में से कौन सा स्पेक्ट्रम सीरीज वह छोड़ेगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले तो क्वेश्चंस बनाना है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बनाकर दिखाते हैं। मेरा काम अभी क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझाना भी है, पीछे के चीजों को रिवाइज भी कराना है, इसलिए थोड़ा क्लास स्लो रह रहा है, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर तो जब क्लियर हो जाएगा तो यह 2 मिनट का चैप्टर है। तो इसलिए ध्यान दो बाबू, कभी भी अगर किसी एनर्जी मिलता है, एनर्जी अगर मिलता है तो एनर्जी रेडिएशन का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
13.6 पहला ऑर्बिट का एनर्जी होता है हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, यही एनर्जी इमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और ऑर्बिट n1 से n2 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर अगर किसी हाइड्रोजन को एनर्जी देते हैं तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो वापस आने के क्रम में उसके पास एनर्जी क्या है 12.5। लास्ट ऑर्बिट तो पहला ही है, ग्राउंड स्टेट से हम लेके चल रहे हैं n स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर 125/136, यह डिवाइड हो गया इधर, तो 1/n स्क्वायर 1 माइनस 125/136। अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे यह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बाबू 11/136, तो n स्क्वायर आएगा 136/11। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 यहाँ पे 26 2 है बाबू, और पॉइंट 3 इतना है, यानी कि n स्क्वायर है तो n 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 12, तो n 3 और 4 के बीच में रहा, यानी तीसरा ऑर्बिट तक जा पाया, चौथा तक नहीं जा पाया, यानी कि तीसरा ऑर्बिट तक जा पाया, चौथा तक नहीं जा पाया। तो सिस्टम मेरा यह रहा कि n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1। यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 3 ऑर्बिट तक। तो 3 ऑर्बिट तक पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा एनर्जी रेडिएट कर सकता है? तो या तो वह 3 से 2 में जंप कर जाएगा, या 3 से 1 में जंप कर जाएगा, या 2 से 1 में जंप कर जाएगा। ध्यान दो बच्चों, 1 में जंप किया तो 2 लाइनमैन सीरीज मिल गया, और 2 में जंप किया तो एक बामर सीरीज मिल गया, तो 2 इन लाइनमैन 1 इन बामर, यही आंसर हो गया। फिर से समझोगे, एनर्जी का फॉर्मूला यह होता है, जब एनर्जी इमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को निकालना होगा। एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जा रहा है, उससे हम n स्क्वायर निकाले तो देखें कि n स्क्वायर जो है 12.3 आ गया। इसका मतलब है कि 9 से बड़ा है, 16 से छोटा है, यानी n का वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी 4 तक ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाएगा। थर्ड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो थर्ड ऑर्बिट से वहां कहां आ सकता है, तो सेकंड पर या फर्स्ट पर, फिर सेकंड वाला भी फर्स्ट पे, तो कितना लाइन निकल सकता है, तो 2 लाइन बामर में, 2 लाइन लाइनमैन में और एक बामर में। पहले कहीं से गिरे, पहला पर अगर गिरता है तो लाइनमैन सीरीज होता है, कहीं से गिरे दूसरा पे गिरता है तो बामर सीरीज होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक और तरीका होगा, -13.6 पहला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n बराबर 2 पर, फिर बाबू -1.51 होता है n बराबर 3 पर, फिर होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n बराबर 4 पर। तो यहां माइनस करोगे, यहां तक देखो, यहां पे -13.6 है, तो यहां से यहां गया तो 10.2 का डिफरेंस है। इसमें जो डिफरेंस है 12.5 से कम है, इसमें डिफरेंस 12.5 से ज्यादा है। यहां जब 0.85 यहां माइनस करोगे इसमें, तो यहाँ पे 12.5 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है, ध्यान दो, -13.6 जो -1.5 तक जाएगा, तो डिफरेंस जो है वह 12.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल साधारण शब्दों में यह है बाबू कि अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यह एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी थर्ड तक तो पहुंच जाएगा, तो थर्ड से 2 पे, थर्ड से 1 में, 2 से 1 में आ सकता है। तो इतना स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को मिल सकता है। समझ गए बाबू? तो यह इस तरह का क्वेश्चन भी मेंस में आता है, जो कि टफ सवाल नहीं है। इसमें इसको इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए एनर्जी या याद रखना है हाइड्रोजन के लिए कि यह एनर्जी का फॉर्मूला होता है n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन
जंप करता है तो एनर्जी का फॉर्मूला यह होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जी मेंस में आगे आए हुए क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, फिर से बात बोल रहे हैं, या मेंस के तैयारी नहीं है अभी हम बोर्ड की तैयारी के लिए जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसके थ्योरी को समझ रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछता है, कैसे अपडेटेड पढ़ाई होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वह ऑरिजिन यहाँ न्यूक्लियस है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया गया कि उस पर जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा वह F बराबर K/R है। R रेडियस हो गया और K कांस्टेंट हो गया। तो बोर्स मॉडल को अप्लाई करें अगर, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या है Rn, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या है तो Tn। तो निम्नलिखित में से नीचे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोर्स मॉडल क्या होता है बाबू कि एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। क्लियर बाबू। न्यूक्लियस यानी ऑरिजिन पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स K/R दिया हुआ है। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि मोशन सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए, यानी यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यह हो गया K/R, R से R कैंसिल, तो हाफ mv² 1/2K। हाफ mv² ही ना काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख रहे हैं तो Tn लिख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। या क्या आ गया तो कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट मतलब नहीं डिपेंड किया n पर, यानी ऑप्शन बी कि Tn इंडिपेंडेंट होगा n पर। तो देखो बाबू यह एकदम सिंपल सा सवाल था। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के जो डर गए होंगे वही देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन था अगर वो अप्लाई करते अपने आप को। तो देखो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल का डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि यह टफ नहीं होता है। देखो बच्चों क्वेश्चन है, एक लेवल है एनर्जी लेवल, एनर्जी वहां पे -E है। एक लेवल है एनर्जी लेवल, एनर्जी है -4/3E, और एक लेवल है एनर्जी लेवल, एनर्जी है -2E। जब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो λ2 वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट होता है, और इस एनर्जी से इस एनर्जी लेवल पर जब जंप करता है तो λ1 का एनर्जी इमिट होता है, λ1 वेवलेंथ का एनर्जी इमिट होता है। तो λ1/λ2 R दिया हुआ है, तो R का वैल्यू कौन सा सही है। तो एकदम साधारण है बाबू। फिर से सवाल, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो रेडिएटेड एनर्जी रिलीज होता है, और वह एनर्जी जो होता है hc/λ होता है। hc/λ, hf हम लोग बोलते हैं, hf को ही हम लोग hc/λ कहते हैं। तो देखो ध्यान दो इसमें सॉल्यूशन में कि यहां से जब यहां पे जंप किया तो एनर्जी डिफरेंस, देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ही ना होता है बाबू hc/λ। तो इसलिए -4/3E को हम hc/λ2 लिख देंगे। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस किए हैं तो hc/λ2। यहां माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4/3E में से E माइनस हो गया तो 1/3E hc/λ2। यह λ2 के लिए वैल्यू आ गया हमारा। एंड हम निकालेंगे इन दोनों के एनर्जी में डिफरेंस करेंगे, -E -2E hc/λ1। λ1 वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट हो रहा है, लिख दिए। तो यहां पे आ गया मेरा बाबू, यहाँ पे तो E/3 होगा, सॉरी 4/3E में से E माइनस हो गया तो क्या हो गया E/3। यहां हो गया E hc/λ1। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि λ1/λ2 हमें चाहिए, तो बिना डिवाइड के तो मिलेगा नहीं। E/3/E यहां मिला hc/λ2 hc/λ1। hc से hc कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया 1/3 λ1/λ2। तो λ1/λ2 को क्या कह दिए हैं R, इसलिए R मेरा आ गया 1/3।
ज्यादा डिटेल जानना नहीं है और सिंपल सा सवाल है और सब बात हम तुम लोग को बोल दिए। ठीक है, देखो बच्चों फिर से जेईई मेंस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि इस तरह से हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम दे दिया हुआ है, ऑर्बिट 1 2 3 4 और 4 हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। कह रहा है किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगा। तो इमिट एनर्जी होने के लिए हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जंप करना होगा। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, इसमें उल्टा है, उल्टा सिस्टम है, पहला वाला तो कैंसिल हो गया। दूसरा, अगर मैक्सिमम एनर्जी इमिट होने के लिए विथ मोस्ट एनर्जी, विथ मोस्ट एनर्जी, मोस्ट एनर्जी होने, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस थर्ड में है, इसलिए आंसर थर्ड होगा। क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा एनर्जी माइनस यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी थर्ड में ही दिख रहा है। वैसे फर्स्ट में भी है लेकिन वो उल्टा इमिट नहीं करेगा एनर्जी, फर्स्ट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो मीन्स देखो सिंपल सा सवाल है, एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, एक फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 बाई 2। n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में, n2 से n1 में जब होगा, n1 से n2 में जंप कर गया या n2 से n1 में जंप कर गया तो कितना मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। जैसे एग्जांपल से 4 से 1 में आ गया तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। तो 4 माइनस 1 प्लस 1, तो 4 यहां बचा 2 हो गया, अब 4 माइनस 1 3 मैंने 6। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4 to 1 5 to 2, अब बोलेगा कितना मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन पूछ सकता है। तो यही पुट कर देना है, बड़ा वाला को n2 छोटा वाला को n1 रख देना और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता देना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ सवाल। अभी तक का जो एटम है टोटल प्लेलिस्ट में सभी बच्चे टोटल वीडियो देखेंगे। कल जो प्रीवियस क्लास था वह रिवीजन क्लास था और इसके बाद 2-3 दिन क्लास जो होगा इसके आगे वह न्यूक्लियस चैप्टर को हम लोग आगे थ्योरी कराएंगे। तब तक बच्चे अलग अलग बुक से न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद जब न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा तो फिर एटम और न्यूक्लियस का मिला के न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है।